नमस्कार स्टूडेंट्स। इस एक वीडियो में अपन और देखो आपका जो ये नोट का 5वां सेट है, इस सेट के ऊपर अपन चर्चा करेंगे और इस वीडियो में मोटी मोटी चीज़ें जो है वो अपन देखने की कोशिश करेंगे। अभी देखो कई जगह लैंग्वेज यदि लंबी है तो उसको मैं शॉर्ट करूँगा, जो एग्जाम की भाषा है उसी भाषा में आप इस चीज़ को देखते जाएंगे। तो इस सेट में अपन मोटी मोटी चीज़ें जो डिस्कस करेंगे वो क्या है। देखो आधारभूत संरचना विकास, ये यहाँ से आपके पास नोट्स जो है, इस नोट्स को आप खोलेंगे और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उसी हिसाब से देखेंगे। देखो पहली लाइन में मैंने ये बताया कि राज्य में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत जो है पवन ऊर्जा, बायोमास, कैप्टिव एनर्जी, ये सब चीज़ें हैं परमाणु ऊर्जा से। तो ये इसमें से आपके लिए कोई खास बात नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ दूसरे में आप देखिए, सबसे बड़ी जो बात यह है कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा, ये देखिए पूगल कहाँ पड़ता है, बीकानेर में 810 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र सहित कुल 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा का पार्क स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने स्वीकृति जारी की है। तो देखो ये पार्क राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा विकसित किया जाएगा। तो पूगल जो है हाल ही में सौर ऊर्जा पार्क 2000 मेगावाट का सौर ऊर्जा पार्क विकसित करने को लेकर चर्चित है। दूसरा यहाँ देखिए, कोयले से बिजली कम बढ़ने लग गई है, फिर भी मैं आपको जो बता रहा हूँ कि देखो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, जिसमें 660 वाट की यूनिट होती है। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट किसको कहते हैं, जिसमें 660 मेगावाट एनर्जी बनती है। तो यहाँ देखिए आपको ये ध्यान में रखना है कि 12 के छबड़ा में जो विद्युत परियोजना है उसमें 6 इकाइयाँ पहले से काम कर रही है और यहाँ 7वीं और 8वीं इकाई बनाई जाएगी। तो 7वीं और 8वीं इकाई जो है वो 660 मेगावाट की बनाई जाएंगी। मतलब छबड़ा में ताप विद्युत परियोजना मतलब कोयले से चलेगी है, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी मतलब 660 मेगावाट की 7वीं और 8वीं यूनिट, पहले से 6 यूनिट यहाँ काम कर रही है। तो छबड़ा में 2 परियोजनाएं 7वीं और 8वीं, और कालीसिंध में 2 यूनिट पहले से काम कर रही हैं। ये भी यहाँ भी कोयले से ताप विद्युत परियोजना है और 800 मेगावाट की तीसरी यूनिट यहाँ स्थापित की जाएगी। तो कोयले से या ताप विद्युत से 2 यूनिट 660 की या अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल की जो है वो किस में है, छबड़ा में है, और एक कालीसिंध में है। छबड़ा वाली 7वीं और 8वीं यूनिट होगी और कालीसिंध वाली तीसरी यूनिट होगी। तो देखो ये ध्यान में रखना है, एक पूगल वाला ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखो गुरहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरहा कहाँ पड़ता है, बीकानेर में। देखो छबड़ा, कालीसिंध और गुरहा, इन तीनों में कोयले से है। तो देखो गुरहा में ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन से कोयले से, लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना। यहाँ पहले से पावर प्लांट नहीं है, आपको बता दूं। देखो पहली इकाई स्थापित हो रही है। तो हाल ही में नए सिरे से राजस्थान में कहा, गुरहा बीकानेर में 125 मेगावाट की लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना की जो प्रक्रिया स्थापित करने की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। ये बात ध्यान रखना, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरहा में लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना 125 मेगावाट की अभी निर्माणाधीन है। ये हेडिंग देखिए आप, ऊर्जा की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता। ऊर्जा की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता का मतलब है कि अभी राजस्थान में कितनी विद्युत ऊर्जा जो है वो उत्पन्न हो रही है। तो देखो तापीय ऊर्जा का मतलब कोयले से, तो राज्य की स्वयं की हो चाहे दूसरे राज्य से भागीदारी हो या केंद्रीय परियोजनाओं से आवंटित हो। तो ये देखो 7830 तो है राज्य की स्वयं की परियोजनाओं से, और 1916.37 मेगावाट जो ये में सारा मेगावाट में है। तो किस में है, केंद्रीय योजनाओं में भागीदारी। तो ये तो है कोयले से। दूसरा जल विद्युत से 1017.29 मेगावाट राज्य की खुद की परियोजनाओं से है और 740 जो है वो केंद्रीय परियोजनाओं से है। तो जल विद्युत से लगभग ये 1700 मेगावाट के आसपास है, और ये लगभग कितनी हो गई, ये लगभग हो गई 2 और ये 10,000 मेगावाट के आसपास हो गई है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अपने यहाँ तापीय परियोजनाओं से बिजली पैदा हो रही है, जल विद्युत परियोजनाओं से कम हो रही है। फिर गैस से, तो गैस से राज्य की स्वयं की भागीदारी से है 650, और केंद्रीय जो है इसका हालांकि एनटीपीसी से मिला था 221 मेगावाट का, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया। तो अभी राज्य के पास गैस आधारित जो ऊर्जा है वो केवल खुद की है 603.5 मेगावाट। ठीक है, इसके बाद में केंद्रीय परियोजनाओं में तो देखो ये परमाणु है,
तो देखो राज्य परमाणु जो है वो संघ सूची का विषय है, आपको मैं बता दूं। तो जैसे कोटा थर्मल पावर प्लांट है जिसमें अपन उससे परमाणु भट्टी है, तो परमाणु जो है वो संघ सूची का विषय है, इसलिए परमाणुीय परियोजनाएं जो है वो राज्य के अधीन नहीं हो सकती। तो परमाणु से अपने यहाँ जो बिजली पैदा होती है वो महज 456.74 मेगावाट उत्पन्न होती है। ध्यान रखना, लगभग 450 मेगावाट के आसपास ही उत्पन्न होती है। अब देखिए ये परमाणु से है। फिर देखो पवन ऊर्जा से लगभग 3730 मेगावाट, बायोमास से 101, सौर ऊर्जा से 3348 मेगावाट। तो देखो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में 142 गीगावाट ये मेगावाट में है और 142 गीगावाट सौर ऊर्जा की संभावना है। 142 गीगावाट बहुत ज्यादा होती है, जिसमें से केवल अभी तक अपन ने लगभग 3350 मेगावाट एनर्जी ही सौर ऊर्जा से बनाना शुरू किया है। ठीक है, इस प्रकार यहां देखिए थोड़ा सा आप ऊर्जा के हिसाब से सबसे ज्यादा मैंने तापीय ऊर्जा बताई है 10,000 के आसपास। ठीक है, उसके बाद में 1700 मेगावाट के आसपास किससे, जल विद्युत परियोजनाओं से। तो सबसे ज्यादा ताप से है, थर्मल पावर प्लांट से है। उसके बाद किससे है, जल से है लगभग 1700 के आसपास, सॉरी इससे ज्यादा ये हो गई ताप से। फिर पवन ऊर्जा ये देखो 3730 मेगावाट है। उसके बाद में किसका नंबर आएगा, जल विद्युत से। देखो सबसे ज्यादा ताप से, फिर किससे है, फिर है पवन से, ये 3730 मेगावाट। उसके बाद में किससे है, सौर ऊर्जा से। देखो सीक्वेंस देखना, सबसे ज्यादा ताप से, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको किससे बताया है, पवन से, ताप से, पवन से, पवन के बाद में किससे है, सौर ऊर्जा से, और सौर ऊर्जा के बाद किससे है, सौर ऊर्जा के बाद है जल ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। तो ताप, पवन, सौर, जल। ठीक है, जल से मैंने 1700 के आसपास बताई है। इसके बाद में स्थान आता है, देखो ये 603 है, किसका, गैस से। तो इसके बाद आप देखेंगे गैस से, ये क्रम आप नोट करेंगे, अभी फाइनली मैं बताऊंगा। गैस, गैस के बाद में किससे है, परमाणु से। अपने यहाँ ऊर्जा जो मिलती है किससे, परमाणु से। और परमाणु के बाद में किससे है, बायोमास से। किससे है, बायोमास से। ये सीक्वेंस है, देखो यहाँ सर्वाधिक ताप से, उसके बाद पवन से, रटने वाला है, ताप के बाद पवन से, पवन के बाद सौर से, सौर के बाद जल विद्युत, फिर गैस से। ठीक है, किससे है, गैस से। और इसके बाद में ये परमाणु से है, किससे है, परमाणु से। और परमाणु के बाद किससे, बायोमास से है, बायोगैस है। तो ये सीक्वेंस है। तो ग्रेटर देन का निशान लगाते हुए आप इनको देखेंगे। ये रटना है क्रम, सर्वाधिक ऊर्जा। फिर दूसरा मैंने आपको बताया कि ये एक तो सौर ऊर्जा का डाटा लगभग 3348.60 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, जबकि राजस्थान में संभावना 142 गीगावाट की है। तो अभी हम जितनी बन सकती है उससे बहुत कम सौर ऊर्जा का अपन उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के पास अभी कुल अधिष्ठापित जो विद्युत क्षमता है 30 नवंबर 2022 तक के आंकड़े हैं अपने पास, इसके बाद के आंकड़े नहीं है। तो आज राजस्थान के पास अपनी जो विद्युत कैपेसिटी है 23,487.46 मेगावाट, ये रटने वाला है। देखो एक आंकड़ा, दो आंकड़ा और तीसरा आंकड़ा, बाकी सीक्वेंस देखना है, आंकड़ा एक भी याद नहीं करना आपको। तो 23,487.46 मेगावाट एनर्जी की कैपेसिटी जो हमने अर्जित कर ली है। फिर देखो ये कुसुम योजना जो है, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत, तो इसमें सौर ऊर्जा पंप लगाए जाते हैं। कुसुम योजना के तहत क्या लगाए जाते हैं, सौर ऊर्जा पंप। तो इधर लिखिए कुसुम योजना, सौर ऊर्जा पंप। ठीक है, फिर छठा सवाल देखो, ये ध्यान रखना, प्रशासन गांवों और शहरों के संघ अभियान जो है वो 2 अक्टूबर 2021 से, तो 2021 में गांधी जयंती से प्रशासन गांवों और शहरों के संघ अभियान शुरू किया गया था। ये डेट इंपॉर्टेंट है। फिर देखो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड राज्य में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन करने हेतु नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। एवं तो देखो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड जो है भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय की एक नोडल एजेंसी है। ऊर्जा संरक्षण व ऊर्जा दक्षता को राज्य में उत्साहित करने हेतु ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE की राज्य नामित एजेंसी भी है।
तो ये ज्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। आगे देखो, राजस्थान अधिकतम सौर विकिरण तीव्रता। देखो राजस्थान में अधिकतम सौर विकिरण तीव्रता 6 से 7 किलोवाट प्रति घंटे प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन है। ये विकिरण की तीव्रता को देखो किलोवाट घंटे प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन से आकलित करते हैं। और अधिकतम सौर दिवस एक वर्ष में कितने होते हैं? 325 सौर दिवस होते हैं, ठीक है। एवं कम औसत वर्षा के कारण औसत ऊर्जा में समृद्ध है। तो देखो औसत वर्षा कम है, 125 सौर ऊर्जा दिवस है, और ये अच्छी कैपेसिटी तीव्रता की सौर विकिरणें मिलती हैं। इसीलिए राजस्थान में मैंने आपको बताया कि एक अच्छी 142 गीगावाट सोलर एनर्जी की संभावना अपने यहाँ है। ये देखो, ये नीचे मिल जाएगी। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के आकलन के अनुसार राजस्थान में कितनी सौर एनर्जी को स्थापित कर सकते हैं, कैपेसिटी को स्थापित कर सकते हैं? 142 गीगावाट कैपेसिटी को अपन स्थापित कर सकते हैं। फिर देखो, राज्य सरकार द्वारा निवेशकों के लिए सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष की है? 2019 की है। तो सीधा सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष की है? 2019 की याद करना है। ये स्थान याद करना, भड़ला जोधपुर में देखो 2245 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क 4 चरणों में विकसित किया गया है। तो देखो कितनी कैपेसिटी बढ़ला, तो देखो 22, सवाल की लैंग्वेज ये होती है, ये रटने की नहीं होती, सवाल में होती है 2245 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क 4 चरणों में कहां विकसित किया गया है? बढ़ला जोधपुर में विकसित किया गया। फिर देखिए, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के अंतर्गत 4 निर्माणाधीन सोलर पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के तहत 4 पार्क कहां बन रहे हैं? पहला फलोदी पोखरण सोलर पार्क 750 मेगावाट का, ठीक है। दूसरा फतेहगढ़ फेज 1B 1500 मेगावाट का, और तीसरा है नोख जैसलमेर। नोखा नहीं है, ये नोख है, नोख जैसलमेर। नोख और नोखा में फर्क होता है। नोख में सोलर पार्क बन रहा है 925 मेगावाट का, और पूगल बीकानेर में बन रहा है 1450 मेगावाट का, ठीक है। अब साथ में ये देखना कि फलोदी पोखरण वाला है वो एसएल सौर्यक ऊर्जा कंपनी विकसित कर रही है, बस इतना ध्यान में रखना, एसएल सौर्यक ऊर्जा कंपनी विकसित कर रही है। फतेहगढ़ वाला जो है वो एक संयुक्त उपक्रम है, तो मैसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड के द्वारा विकसित किया जा रहा है। फिर ये राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है नोक जैसलमेर वाला, और पूगल वाला जो है वो है सोलर पार्क जो है वो राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी। तो देखो यहां याद कैसे रखेंगे? सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी पूगल वाला, और राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी नोक वाला, और इसके अलावा राजस्थान जो सोलर पार्क लिमिटेड है वो अडानी ग्रुप के साथ मिलकर फतेहगढ़ क्षेत्र में। तो यहां देखो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। देखो एसएल सौर्यक ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान तो कर रही है फलोदी पोखरण वाला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। मैसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड दोनों द्वारा मिलकर कहां? फतेहगढ़ में विकसित किया जा रहा है, बस ये ध्यान रखना है। फिर देखो अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा घरेलू रूफटॉप संयंत्रों की 45 मेगावाट क्षमता की फेज 2 योजना का क्रियान्वयन नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दे 30% अनुदान का लाभ लेते हुए 2022 तक किया गया। रूफटॉप योजना का संचालन राज्य वितरण निगमों द्वारा किया जा रहा है, बस ये ध्यान में रखना है। जैसे अजमेर विद्युत वितरण निगम, जोधपुर विद्युत वितरण निगम और जयपुर विद्युत वितरण निगम, ये 3 वितरण निगम हैं, ये रूफटॉप योजना का संचालन कर रहे हैं। तो सवाल है कि रूफटॉप योजना का संचालन जो है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कौन कर रहा है? राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम कर रहे हैं। और घरेलू रूफटॉप संयंत्रों को 45 मेगावाट क्षमता टारगेट है कि 45 मेगावाट एनर्जी रूफटॉप या छत के ऊपर सोलर प्लांट लगाकर विकसित की जाए। फिर देखो इसमें 12वां सवाल देखिए, ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड सौर ऊर्जा नीति 2019 को 18 दिसंबर 2019 से लागू किया गया है। पीछे भी बता दिया, एक बार डेट दोबारा देख लेंगे। फिर 13वां सवाल आप इसमें देखिए, जैविक द्रव्य ऊर्जा बायोमास, जैविक द्रव्य ऊर्जा या बायोमास ऊर्जा, इसके संबंध में क्या देखना आपको? सीधा सवाल देखना, राजस्थान राज्य में बायोमास ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो एक तो सरसों की तूड़ी, सरसों की फसल काटने के बाद, सरसों निकालने के बाद जो तूड़ी या कचरा होता है, और विलायती बबूल। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। राजस्थान में बायोमास ऊर्जा या जो
जैविक द्रव्य ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा एक, ये किससे बनाते हैं? सरसों की तूड़ी और विलायती बबूल से बनाते हैं। एक बात तो ये ध्यान में रखना। फिर राज्य में अब तक कितने बायोमास संयंत्र स्थापित किए गए हैं? अब तक 13 बायोमास संयंत्र स्थापित किए हैं, जिनमें से 2 बंद पड़े हैं। इसका मतलब एट प्रेजेंट कितने हैं? 11 वर्किंग में। कितने? 11 वर्किंग में हैं। और कुल 119.4 मेगावाट क्षमता के 10 बायोमास संयंत्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर। अभी 10 और बन रहे हैं। तो 13 स्थापित हुए, 2 बंद पड़े हैं, 11 काम कर रहे हैं, और ये 10 और हो जाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। अभी बायोमास एनर्जी जो है वो 120.45 मेगावाट है अपने पास। तो ये बायोमास संयंत्रों की संख्या, ये सवाल सरसों की तूड़ी और विलायती बबूल दोनों से यहाँ बायोमास एनर्जी उत्पन्न की जाती है। फिर देखो ऊर्जा संरक्षण की दिशा में आपको क्या ध्यान में रखना है? 2009 से राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और देखो ये 2009 से मना रहे हैं, तो अभी तक 2022 तक अपन 13 ऊर्जा दिवस मना चुके हैं। तो यहाँ देखिए राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाता है इस दिन। तो देखो यहाँ अक्षय ऊर्जा निगम को ब्यूरो ऑफ एफिशिएंसी विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्टेट परफॉर्मेंस श्रेणी में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड, तो देखो ये राजस्थान को स्टेट परफॉर्मेंस श्रेणी में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड जो है वो इस बार राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस के ऊपर दिया गया है। फिर देखो सड़क वाले चैप्टर में आपको क्या देखना है? देखो ये कुछ नहीं देखना है, आपको सीधा यही सवाल देखना है। देखो राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व है, कितना है? 81.47 किलोमीटर है। जबकि भारत में 100 वर्ग किलोमीटर में, अखिल भारतीय स्तर पर 100 वर्ग किलोमीटर में सड़कों का औसत इससे कितना है? 165.23 किलोमीटर है। तो देखो अपने यहाँ 81 और 65 बहुत कम है, अपने यहाँ सड़कों का जो है घनत्व है। तो देखो अपने यहाँ प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में ये सवाल पूछते हैं 81.47 किलोमीटर की सड़कें मौजूद है। राष्ट्रीय सड़क घनत्व की तुलना में राज्य सड़क घनत्व बहुत कम है। मतलब भारत का जो सड़क घनत्व है उसके सापेक्ष राजस्थान का सड़क घनत्व क्या है? बहुत ही कम है। फिर देखिए आप इसमें राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, तो यहां देखो ये सीधा सीधा सवाल, आपको कुछ नहीं देखना है। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम के 3 चरण है, चरण छोड़ दो, सिर्फ इतना जानो राजस्थान राज्य निवेश कार्यक्रम जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी की मदद से चल रहा है। ये राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम किसकी मदद से? एशियन डेवलपमेंट बैंक या एडीबी की मदद से चल रहा है। दूसरा सवाल राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम 2, देखो राजस्थान राज्य राजमार्ग, फर्क क्या है? अगर निवेश शब्द आ जाए, फर्क निवेश आ जाए तो एडीबी और विकास आ जाए तो विश्व बैंक। देखो निवेश आ जाए तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, कार्यक्रम में कोई फर्क नहीं है, और विकास शब्द आ गया तो विश्व बैंक। सड़कों के मामले में राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम और राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम, विकास आ गया तो विश्व बैंक और निवेश आ गया तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। आपको ऑप्शन करना है। सीधा ये पूछते हैं कि किसकी मदद से ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है। ये दोनों ही सवाल इंपॉर्टेंट हैं, दोनों में से कोई सा भी सवाल आ सकता है। फिर देखो परिवहन के मामले में आपको राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति, जो इलेक्ट्रिक वाहन आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए या अभी प्रेरित करने के लिए नीति लाई है सरकार, राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022। ये किस तिथि से लागू की गई है? तो देखो ये 1 सितंबर 2022 से 5 वर्ष के लिए लागू हो गई है। 1 सितंबर 2022 से 5 वर्ष के लिए इस नीति को एक बार लागू किया गया है। फिर देखिए डाक एवं दूरसंचार सेवाओं की बात करें अपन, तो भारत में लगभग 10,290 पोस्ट ऑफिस हैं। कई बार इस सवाल को पूछ लिया जाता है, 10,290 पोस्ट ऑफिस हैं, इतना ध्यान में रखना है। आंकड़ा अपने पास दिसंबर 2022 तक का है। नेक्स्ट सवाल राजस्थान आपदा सहायता एवं नागरिक सुरक्षा के मामले में देखो क्या है। देखो ये राज्य आपदा मोचन निधि योजना भारत सरकार द्वारा अंशदान, तो देखो सीधा सा है कि राज्य आपदा मोचन निधि योजना, इसमें 75% खर्च जो है वो भारत सरकार का है और 25% राज्य सरकार का है। तो देखो राज्य आपदा मोचन निधि, अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार की आपदा आती है तो उससे संबंधित कोष में 75 रुपए भारत सरकार के और 25 रुपए या 75 अनुपात 25 का जो रेशो है वो केंद्र और राज्य का है।
फिर सेवा के क्षेत्र में देखो, सेवा के क्षेत्र में योगदान जो है वो कितना है, 43.74%। राज्य की अर्थव्यवस्था में, राज्य की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान, 43 का मतलब लगभग 44% अपनी अर्थव्यवस्था में सेवा का, मतलब मजदूर या कोई प्रोफेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक जो भी हैं ये सेवाएं हैं। तो सेवा का योगदान कितना है, लगभग 44%, 43.74% है ये। फिर अगला देखिए, ध्यान से देखना, व्यापार, होटल और जलपान गृह का सेवा क्षेत्र में योगदान, ये देखो सबसे ज्यादा, अभी मैंने बताया सेवा क्षेत्र का योगदान 44% है, और इस 44% में भी सबसे ज्यादा योगदान व्यापार, होटल और जलपान गृह, जो रेस्टोरेंट वगैरह चल रहे हैं सर्विस में, जैसे नौकरी चाकरी की बजाय होटल व्यवसाय जो है उसका योगदान राज्य की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा, लगभग 28% के आसपास योगदान है। ठीक है, और बाकी सर्विसेज का 72% योगदान हो गया। तो देखो सेवा के क्षेत्र का 43.74 और 43.74 का भी अधिकांश मतलब 27.69% हिस्सा जो है होटल व्यवसाय आदि से आता है। फिर अगला सवाल आपसे किस पे पूछा जा सकता है, पर्यटन पे पूछा जा सकता है। तो देखो राज्य में पर्यटन जो है वो विदेशी और घरेलू दो प्रकार का होता है। तो देखो घरेलू पर्यटकों को और अधिक आकर्षित करने के लिए राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, तो देखो राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन जो किया गया है, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू होता है, तो ये घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ही है। ठीक है, इसका आयोजन जो है वो जयपुर में किया गया था। फिर ये स्थान इंपॉर्टेंट नहीं, इसका संबंध किससे, घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने से है। फिर अगला देखो ये सवाल, ये तारीख आपको ध्यान में रखनी है, 27 सितंबर 2022 को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को, और ये पिछले साल जयपुर में आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया, राज्य स्तरीय जो समारोह है, विश्व पर्यटन दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन जो कहाँ किया गया, जयपुर में किया गया। ये सवाल हालांकि पहले मैं बता चुका हूं, एक बार दोबारा रिपीट हो गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखो ये जहान ए खुसरो, जहान ए खुसरो या जिसको अपन कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सूफी संगीत समारोह, ये जयपुर में पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित किया गया था। तो देखो इसका आयोजन, देखो अंतर्राष्ट्रीय सूफी संगीत समारोह या जहान ए खुसरो का जो एकता का प्रतीक है, इसका आयोजन जो है वो नवंबर 2022 में कहाँ किया गया था, इसका आयोजन जो है वो जयपुर में किया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए आप इसमें, 26वां, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। देखो राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति जो है वो 2022 की है। ये सवाल भी रिपीट हुआ है, जो चीज़ बार बार कई बार जैसे रिपीट हो रही है तो थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिपीट होने के हिसाब से मैंने दोबारा डाल दिया है। फिर देखो अनुभवात्मक पर्यटन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए 30 नवंबर को, ये देखो ये ध्यान रखना, 30 नवंबर 2022 को राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना जो है वो शुरू की गई है। देखो राजस्थान ग्रामीण, देखो अनुभवात्मक पर्यटन, तो गांवों में अनुभवात्मक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना जो है वो 30 नवंबर 2022 को लागू की गई है। फिर देखो बागड़ पर्यटक सर्किट में कौन से जिले आते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बागड़ पर्यटक सर्किट में डूंगरपुर और बांसवाड़ा दो जिले आते हैं। फिर देखिए आप इसमें ये ध्यान रखना, रामगढ़ क्रेटर कहाँ पड़ता है, बारां में, जियो हेरिटेज पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो देखो राज्य के किस स्थान को जियो हेरिटेज पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, रामगढ़ क्रेटर। तो रामगढ़ क्रेटर कहाँ स्थित है, रामगढ़ क्रेटर जो है वो बारां में स्थित है। फिर देखो राजस्थान पर्यटन विकास निगम की कुछ होटलों के नाम दिए गए हैं। तो देखो खादिम होटल अजमेर में है। कई बार इसमें क्या होता है, मैचिंग में कौन सा सुमेलित है कौन सा सुमेलित नहीं है, या सुमेलित कीजिए ऐसे भी दे देते हैं। ये होटल्स के नाम है, खादिम अजमेर में है, फॉरेस्ट लॉज भरतपुर में है, गणगौर होटल जयपुर की है, सीकर होटल माउंट आबू की है, टाइगर होटल सरिस्का की है, कजरी होटल उदयपुर की है। तो ये 6-7 होटल ऐसी हैं, इनको विकास के लिए आगे इस बजट में प्रोजेक्ट किया गया है, तो इनको मैचिंग में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो कौन सा होटल कहाँ स्थित है, मैचिंग सुमेलित कीजिए में आ सकता है। अगला आप इसमें देखिए राजस्थान पर्यटन अवार्ड। तो ये देखिए आपको
पूरे साल में राजस्थान को जो अवार्ड मिले हैं उनकी एक लिस्ट है। इंडिया इंटरनेशनल मार्ट, देखो यहाँ इंडिया इंटरनेशनल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। अगस्त जुलाई 2022 में इंडिया इंटरनेशनल मार्ट का आयोजन बेंगलुरु में किया गया और इसमें राजस्थान को कल्चरल डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। ठीक है। दूसरा, आउटलुक ट्रेवल, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। 37वां आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2022 किन दो किलों को दिया गया है? कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों को, जिनको मतलब डेस्टिनेशन इन इंडिया, हेरिटेज डेस्टिनेशन इन इंडिया का कौन सा अवार्ड दिया गया? सिल्वर। देखो गोल्डन, सिल्वर और ब्रॉन्ज, या स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक होता है। तो इन दोनों को देखो, हेरिटेज डेस्टिनेशन इन इंडिया का सिल्वर अवार्ड इसमें 2 जिलों को दिया गया, 2 दुर्गों को दिया गया, 2 किलों को, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। ये आयोजन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। फिर देखो, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट का आयोजन चेन्नई में हुआ। ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर अहमदाबाद में आयोजित हुआ। फिर यहाँ देखो, मैं आपको बताऊं कि अवार्ड आपको देखना है तो इन सारे सवालों को एक साथ देखेंगे। ये देखिए, बेस्ट डेकोरेटेड स्टैंड नेशनल अवार्ड, ये इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट में चेन्नई में राजस्थान को मिला। ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर अहमदाबाद में आयोजित हुआ, जिसमें बेस्ट डिज़ाइन एंड डेकोरेशन। तो देखो बेस्ट डिज़ाइन एंड डेकोरेशन, तो ये अवार्ड जो है वो अहमदाबाद में दिया गया। फिर देखो, TTF एंड OTM मुंबई में आयोजन हुआ, इस बेस्ट डिज़ाइन एंड डेकोरेशन का अवार्ड दिया गया राजस्थान को। फिर राजस्थान पर्यटन को कॉन्डोकास्ट रीडर्स ट्रेवल अवार्ड जो है वो फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया। देखो, अब इनको आप थोड़ा सा कंफ्यूज होगे तो मैं आपको बता दूं, देखना क्या है इसमें। एक तो ये देख लेना आउटलुक वाला, आउटलुक ट्रेवल नई दिल्ली में आयोजित हुआ, 2 दुर्गों को सिल्वर कैटेगरी का। फिर एक ये देख लेना, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट बेंगलुरु में आयोजित हुआ, कल्चरल डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड राजस्थान को मिला। ये देखो सारे राजस्थान के हैं, ये राजस्थान पर्यटन के अवार्ड है ये। इसके अलावा आप जो देखेंगे, एक ये देख लेना, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट का आयोजन चेन्नई में हुआ, इसमें राजस्थान को बेस्ट डेकोरेटेड स्टैंड नेशनल अवार्ड दिया गया। बाकी नीचे वाले आप छोड़ देना, एक बार रीड आउट कर लेना, बाकी इनमें से एक सवाल कई बार आ जाता है। फिर देखो यहाँ, ये देखो रीडर्स चॉइस ट्रेवल प्लस लीजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड, इनका आयोजन दिल्ली में किया गया और राजस्थान को बेस्ट स्टेट अवार्ड 2022 चुना गया। एक ये देख लेना। फिर बाकी आपको इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट ये छोड़ो आप इसमें। फिर देखो यहाँ, ये सुमेलित वाला यहाँ से शुरू हो जाएगा। फतेहगढ़ दुर्ग कहाँ है? अजमेर में। ये नए वो दुर्ग हैं जिनका जीर्णोद्धार करने के लिए राज्य सरकार ने बहुत सारा बजट रखा है, लेकिन इनका अपने को किताबों में उल्लेख नहीं मिलता, इसलिए या तो सीधा पूछ सकते हैं कि ये किला कहाँ है। तो देखो फतेहगढ़ दुर्ग अजमेर में है, ये अभी बजट में काफी राशि रखी गई है। फिर पन्नालाल शाह का तालाब खेतड़ी झुंझुनू में है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, जो जनरली किताबों में अपने को पहले से छपे हुए नहीं मिलते हैं, जिनका जीर्णोद्धार करने के लिए। फिर पटुओं की हवेली जैसलमेर पॉपुलर है, आप सब जानते हो। तो ये ज्यादा, तो पन्नालाल शाह का तालाब खेतड़ी में है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। फतेहगढ़ दुर्ग कहाँ है? अजमेर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर शिव मंदिर बावड़ी जोधपुर में है। प्राचीन प्रासाद कुम्हेर भरतपुर में है। फलोदी फोर्ट जोधपुर में है। फिर तालाब शाही बाड़ी, देखो तालाब शाही जो है ये बाड़ी कस्बा है धौलपुर का, तो बाड़ी धौलपुर में, ये देखना तालाब शाही, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। डी का किला भरतपुर में है। शाहबाद का किला बारा में है। शेरगढ़ दुर्ग अटरू बारा में है। महल मंदिर पुरानी छावनी धौलपुर। बाला किला अलवर में है। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में है। खेतड़ी किला झुंझुनू में है। सरवाड़ किला अजमेर में। एक ये देख लेना, सरवाड़ का किला किस में है? अजमेर में। बीच वाले सब देखे हुए, आपको देखने की जरूरत नहीं है। मीरा स्मारक जो है मेड़ता नागौर में है। राजकीय संग्रहालय भरतपुर, ये चीज़ें हैं। और ये डिजिटल भुगतान वगैरह ये सब छोड़ देना आप इसमें। तो ये जो मैंने टिक किए हैं ये आप देख लेना। फिर आगे देखिए, प्रदेश के 4 जिले, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 63वां सवाल जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 जिले कौन से? अजमेर और धौलपुर और जैसलमेर और सिरोही को। देखो
ये अलग अलग है। 2021-22 में अजमेर और धौलपुर को, और 2022-23 में जैसलमेर और सिरोही को 100% डिजिटलाइजेशन के लिए चयनित किया गया है। तो देखो 2021-22 में 100% डिजिटलाइजेशन का मतलब है कि कंप्यूटरीकृत होगी सारी व्यवस्था। तो 2021-22 में तो अजमेर और धौलपुर को सम्मानित किया, और इसके अलावा 2022-23 में जैसलमेर और सिरोही को। सेशन इंपॉर्टेंट है। 2021-22 में 100% डिजिटलाइजेशन करने वाले जिले अजमेर और धौलपुर, 2022-23 में 100% डिजिटलाइजेशन करने वाले जिले जैसलमेर और सिरोही। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आप इसमें देखिए स्टैंड अप इंडिया योजना। तो देखो स्टैंड अप इंडिया योजना जो है वो एससी और एसटी तथा महिला उद्यमी, एससी और एसटी और सभी कैटेगरी की महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई स्टैंड अप इंडिया। तो एससी, एसटी और महिलाएं, इसमें 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाता है इस योजना में। ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर राजस्थान सरकार की शहरी क्षेत्रों को रेहड़ी और पटरी वालों तथा सेवा क्षेत्र के युवाओं और बेरोजगारों को स्वरोजगार दिलाने के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ये देखो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। रेहड़ी पटरी वाले, सेवा क्षेत्र वाले, इनके लिए इनको बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। 50,000 रुपए का जो ऋण दिया जाता है वो ब्याज फ्री, बिना ब्याज के दिया जाता है। किसमें? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। तो शहरी क्षेत्र के लिए है, ये गांव के लिए नहीं है। बेरोजगार जो स्वरोजगार कायम करना चाहते हैं उनके लिए योजना शुरू की गई है। 66 नंबर का सवाल देखिए, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में एक राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था स्टेट एम्पायर कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? स्टेट एम्पायर कमेटी का अध्यक्ष भी मुख्य सचिव होता है। स्टेट एम्पायर कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। और अभी मैं राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड का जो गठन हुआ है अक्टूबर 2021 में, उसका अध्यक्ष भी कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। फिर देखिए जन सूचना पोर्टल। तो सरकार की योजनाएं जो हैं उनकी पोर्टल के माध्यम से विश्वसनीय और आसान और पारदर्शी जो सूचनाएं हैं वो पोर्टल के माध्यम से दी जाती हैं, जन सूचना पोर्टल। तो इस संबंध में देखो क्या है, देश की इस प्रकार की पहल जो है वो आरटीआई जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम 2005 का है, उसकी धारा 4 में की आवश्यकताओं को पूरा करती है। तो यहाँ ये सारी चीजें गौण है, आपको सीधा सीधा इसको रटना है। ये रटना है सवाल। देखो जन सूचना पोर्टल पर वर्तमान में 115 विभागों की 331 योजनाओं के 690 बिंदुओं की जानकारी प्रदर्शित की गई है। राजस्थान सरकार ने अपने जन सूचना पोर्टल पर कितने विभागों की सूचनाएं? 115 विभागों की सूचनाएं कि कितनी योजनाएं? 331 योजनाओं का कितने बिंदु? 690 बिंदुओं की पूरी जानकारी दे रखी है। फिर राजनेट एवं राजस्वान। तो देखो राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, पूरा नाम देखना, राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क राजस्वान के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक कनेक्टिविटी के लिए एकीकृत नेटवर्क समाधान। तो राजनेट और राजस्वान जो है ग्राम पंचायत स्तर तक जो है नेटवर्क पहुंचाने से संबंधित है। फिर देखो राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है, ये सवाल आप देखेंगे, बहुत बड़ा इंपोर्ट। जैसे राज्य सरकार के अधिकारियों वगैरह के डिजिटल हस्ताक्षर जो जारी किए जाते हैं, तो सीधा देखो राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, इसको लाइसेंस दिया गया है। ये डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करने की का जो लाइसेंस है वो किसके पास है? राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड। क्या करती है? ई हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर जारी करने का। तो जैसे किसी भी अफसर के डिजिटल हस्ताक्षर जारी करने हैं तो यही संस्था करेगी। क्या नाम दिया गया? राजकॉम इन्फो सर्विस लिमिटेड। तो राजस्थान में कौन सी संस्था को राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड को डिजिटल हस्ताक्षर जारी करने का लाइसेंस दिया गया? फिर राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन RKCL, ठीक है। तो देखो क्या है, इसकी स्थापना दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए की गई है। गाँव में जो सूचना प्रौद्योगिकी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाने के लिए RKCL या राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई है। या अंतिम छोर तक के लोगों को कनेक्ट करने के लिए या डिजिटल फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए RKCL की स्थापना की गई है। फिर देखो राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र, ठीक है। ये देखो
RCAT, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, आरकेट। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। देखो, उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र आरकेट का उद्घाटन 20 अगस्त 2022 को किया गया। राज्य के यूजी पीजी के जो बेरोजगार छात्र हैं उनको अवसर उपलब्ध कराने के लिए तो आरकेट का जो कार्य है वो जयपुर और जोधपुर में 2 स्थानों पर 2 जिलों में शुरू किया गया आरकेट। फिर देखो, राजीव गांधी फिटनेस डिजिटल संस्थान, ये सीधा कहाँ है, राजीव गांधी फिटनेस डिजिटल संस्थान जो है वो जोधपुर में, सीधा रटना, राजीव गांधी फिटनेस डिजिटल संस्थान जोधपुर में है। फिर देखो, आई स्टार्ट राजस्थान, तो आई स्टार्ट राजस्थान जो है वो नवाचार को बेरोजगार सर्जित करने, तो ये बै को हटा देना, इस नवाचार को रोजगार सृजित करने, ये ध्यान रखना, रोजगार सृजित करने और निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम आई स्टार्ट राजस्थान। फिर देखो, राज किसान साथी, राज किसान साथी का मतलब है कृषि से संबंधित जो है वो जनाधार के माध्यम से एक पोर्टल पर खेती करने में आसानी या खेती से संबंधित जानकारी वगैरह देने के लिए राज किसान साथी जनाधार से कनेक्ट होगा। फिर बजट 2019-20 में विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता में पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक नंबर, ये देखो, ये ध्यान रखना है, एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान, ये क्या है, राजस्थान जनाधार योजना है। तो देखो, जो जनाधार बन रहा है इसका कोटेशन क्या है, एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान। ये किस बजट की है, 2019-20 के बजट की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये योजना। ये किस बजट का प्रावधान है, 2019-20 का। फिर देखो, ये योजना जो है राजस्थान जनाधार योजना 18 दिसंबर 2019 में आ गई। 19-20 के बजट में थी तो 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान जनाधार योजना आ गई। इसका शुभारंभ 18 दिसंबर से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। और राजस्थान जनाधार प्राधिकरण, ये एक संस्था बनाई गई है, 2020 में बनाई गई, ठीक है। और इससे संबंधित प्राधिकरण से संबंधित नियम जो है वो 2021 में लागू कर दिए गए हैं। तो देखो, बजट 2019-20, ठीक है, जनाधार योजना लागू हुई 18 दिसंबर 2019, प्राधिकरण का गठन जनाधार से संबंधित 2020 में और प्राधिकरण से संबंधित नियम 2021 में, ठीक है, ये है। अब देखो, इसमें सबसे बड़ी बात है, कई बार थोड़ा सा इसके अंदर घुसकर सवाल पूछ लेते हैं, तो इसमें 2 चीजें ध्यान में रखनी है। जब आप किसी जनाधार कार्ड को देखोगे तो जनाधार कार्ड के ऊपर मुखिया के स्थान पर महिला का नाम होगा, तो उस जनाधार कार्ड का नंबर कितने अंकों का, कार्ड के ऊपर तो 10 अंकों का नंबर होगा। फिर उसमें जैसे अलग अलग पंक्ति में अलग अलग सदस्यों के नाम है, तो उन सदस्यों का आईडी नंबर है वो 11 अंकों का होगा। प्रत्येक सदस्य की पहचान 11 अंकों की है और कार्ड के ऊपर जो नंबर है वो 10 अंकों का है। फिर ये सारी चीजें आपको देखने की जरूरत नहीं है। फिर देखो, ये ई मित्र को जनाधार प्राधिकरण के अधीन किया गया है, तो जो ये जनाधार प्राधिकरण 2020 में गठित किया गया था, इसके अधीन ही देखो, राजस्थान जनाधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 के अधीन ही कौन काम करता है, ई मित्र काम करते हैं, ठीक है। फिर देखिए, इसमें 5 अप्रैल 2022 को राज्य ने जन आधार कार्ड को राशन कार्ड के रूप में घोषित कर दिया। देखो, जन आधार कार्ड ही आज अपना क्या है, राशन कार्ड है। कब से है, 5 अप्रैल 2022 से, इस पिछले साल 2022 से जनाधार कोई, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 5 अप्रैल 2022 से हमें राशन कार्ड की जरूरत नहीं है, जनाधार ही क्या है, राशन कार्ड है। तो जो राशन कार्ड की फैसिलिटी है वो सारी जनाधार कार्ड से मिल जाएंगी। फिर देखिए, राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र, तो ये देखो, राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, जोधपुर में। ये प्राकृतिक संसाधनों और स्थानिक समंकों के आधार पर सूचना प्रणाली बनाने में काम आएगा। जो प्राकृतिक संसाधनों का मतलब है मिट्टी है, जल, खनिज, इन सब का क्या करेगा, अपने को जानकारी उपलब्ध करवाएगा। तो सीधी सी बात है कि राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, जोधपुर में की गई है। बस इतना ही ध्यान में रखना है। राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र, इसकी स्थापना देखो, SRSAC की जो स्थापना है वो जोधपुर में की गई है। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य सुदूर संवेदन क्या करेगा, ये प्राकृतिक संसाधन, मृदा, जल, वन, कृषि, खनिज, इन सब का मानचित्र वगैरह और दोहन से संबंधित सारी जो जानकारी है या प्रबंधन से संबंधित सारी जानकारी अपने को दी जाएगी। नेक्स्ट देखिए,
इसमें अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन 28 फरवरी 2022 को कहां किया गया? तो देखो, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन जो है वो भरतपुर में किया गया। पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी जो कस्बा है, भरतपुर में किया गया। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन भरतपुर में किया गया। फिर अगला देखिए, राजस्थान फाउंडेशन भारत तथा विदेशों के विभिन्न शहरों में बसे प्रवासी राजस्थानियों के साथ घनिष्ठ एवं लगातार संपर्क कर रहा है। राजस्थान फाउंडेशन, अब देखो ये राजस्थान फाउंडेशन जो है, राजस्थान की पृष्ठभूमि से या राजस्थानी मूल के जो लोग बाहर रह रहे हैं उनसे संपर्क साधने का काम कर रहा है। और ये संपर्क साधने के लिए देखो क्या छाप रहा है, राजस्थान फाउंडेशन त्रैमासिक न्यूज़लेटर प्रकाशित करता है। और देखो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये देखो राजस्थान फाउंडेशन का न्यूज़लेटर का नवीनतम संस्करण अलग अलग नाम से छापते हैं। ये तो 2 अक्टूबर 2022 में ये जो त्रैमासिक लेटर छापा है राजस्थान फाउंडेशन ने, माटीरो संदेश राजस्थान फाउंडेशन द्वारा छापा गया अक्टूबर 2022 में न्यूज़लेटर है। ये माटीरो संदेश, ये जो राजस्थान के मूल के लोग हैं उनको, जो विदेशों में रह रहे हैं उनको वापस राजस्थान से जोड़ने के लिए ये न्यूज़लेटर प्रकाशित किया गया। माटीरो संदेश राजस्थान फाउंडेशन अक्टूबर 2022, ठीक है। 28 जून 2022 को आयुक्त राजस्थान फाउंडेशन ने ब्रुसेल्स बेल्जियम के यूरोपीय संघ के सम्मेलन में यूरोप इंडिया लीडर्स कॉन्फ्रेंस 2022 में भाग लिया। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हो। फिर आगे देखो, राजस्थान फाउंडेशन ने दुबई के प्रवासी राजस्थानी, ये ध्यान रखना, श्री नंदी मेहता, देखो राजस्थान फाउंडेशन ने कहाँ का है ये, दुबई के प्रवासी, दुबई में जाकर बसने वाले राजस्थानी श्री नंदी मेहता की सहायता से इनोवेटिव डिजिटल शिक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इनोवेटिव डिजिटल शिक्षा, इनोवेटिव डिजिटल शिक्षा। तो ये देखो दुबई में रहने वाला राजस्थानी, राजस्थान का प्रवासी है। तो इनोवेटिव जो डिजिटल शिक्षा है वो दुबई में रहने वाले श्री नंदी मेहता के सहयोग से संचालित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये इसमें खास बात जो आपको ध्यान में रखनी है, देखो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद और फिलो एडुकेट प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता किया गया है। तो देखो अपने स्कूलों के माध्यम से आपको बड़ी जो चीज ध्यान में रखनी है वो ये है कि इनोवेटिव डिजिटल शिक्षा किसके सहयोग से, श्री नंदी के। कौन है ये, प्रवासी राजस्थानी है, कहां से है, दुबई से बिलोंग करते हैं। इससे संपर्क किसने किया है, राजस्थान फाउंडेशन ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें देखिए, आयोजना जनशक्ति विभाग चरणबद्ध रूप से जिला गजेटियर का प्रकाशन करने के लिए उत्तरदायी है। तो जिला गजेटियर किसकी ओर से प्रकाशित, आयोजना जनशक्ति विभाग की ओर से प्रकाशित किया जाता है। फिर देखो शहरी विकास के लिए, तो ये सवाल 81 से आगे जो शहरी विकास के ऊपर है वो अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो।